अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की जी ताज़ा खबर, बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। जी हाँ, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना ये है, वैसे तो उनका आजकल बड़ा कुछ कहना रहता है, लेकिन उसमें से एक कहना उनका ये है कि जी हम रशिया से ऑयल नहीं ले रहे। यानी कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल खरीदने नहीं जा रहा, पाकिस्तान रशिया से ऑयल उधार मांगने नहीं जा रहा, पाकिस्तान रशिया से ऑयल नहीं ले रहा। इसके जवाब में इस वक्त मेरे जो मैं रिकॉर्डिंग पे आ रही थी उससे कुछ मिनट पहले जो हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनका कहना है कि जी उन्होंने तरदीद की है, उन्होंने क्लियर किया है इस बात को कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल ले रहा है। अब रशिया वाले भी यूं बैठे होंगे, आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? तुम्हारा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो कहता है कि जी ऑयल ले रहे हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है ऑयल नहीं ले रहे हैं। रशिया की कुछ इस तरह की हालत हमने करके रख दी है। अब आपस में ही इन लोगों को पहले बात कर लेनी चाहिए कि जी हमने क्या स्टेटमेंट देनी है, ताकि इस किस्म के क्लैशेस ना आए जो कि बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाते हैं। और आज जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हम तो कोई ऑयल नहीं ले रहे। और आज ही पेट्रोलियम के मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने आके कहा कि जी हाँ हम ऑयल ले रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई ना कि करें तो क्या करें? अब ऑयल देना है या नहीं देना, ये बात सोच सोच के रशिया वाले जो हैं वो एकदम बावले हो गए होंगे, और उनको ये सोच रहे होंगे कि खुद तो हैं ही बावले पाकिस्तान वाले, हमें भी साथ साथ बावला कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है, एक कहता है देना, एक कहता है नहीं देना, एक कहता है ऑयल लेना है, एक कहता है ऑयल नहीं लेना है। अब ये आपस में मेरा ख्याल है शोले फिल्म की तरह टॉस करने वाले, दोनों सिक्का उछालेंगे और कहेंगे जय और वीरू, चाँद आया, यानी कि अगर चाँद आया तो ये और दूसरी साइड आई तो फिर देखते हैं कौन जीतता है। और अब हम इन दोनों में भी देखते हैं किसकी बात सच साबित होती है। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया जी जैसे हमारे 2 फाइनेंस मिनिस्टर आपस में, यानी एक के बाद एक आए थे, इसहाक डार साहब, उनसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना था कि जी पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, हमारे पास सारे जो फंड्स थे वो ख़त्म हो गए हैं और आईएमएफ के पास जाए बिना कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब का कहना था ऐसी कोई बात नहीं है, हमने संभाला ले लिया है, हमें दोस्त कंट्रीज से पैसे मिल गए हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी दे देंगे, क्योंकि हम उनको कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। तो फिर ये कि वो हम कहते हैं ना कि वो जो मिर्जा गालिब के ड्रामे में भी एक बात थी जो प्ले बनाया था गुलजार साहब ने, वो कहते हैं जी बोरी मांगो तो थैला तो मिल ही जाता है, उधार मांगना भी एक आर्ट है। तो बिल्कुल हमने भी वो आर्ट सीख लिया है और हम भी अब बोरी मांगते हैं तो लोग हमें थैला तो दे ही देते हैं। तो इसलिए इसहाक डार साहब का कहना है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान जो है वो संभाला ले लेगा, क्योंकि कई जगह हमने कह के रखा है कि जी पैसे दे दो, पैसे दे दो, कोई ना कोई तो दे ही देगा। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और लोग हमें पैसे दे दे के थक गए। और अब उनका ये कहना है कि जी सिवाय इसके कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाया जाए, इसके अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। अब इसी तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम यानी कि मुसद्दिक मलिक साहब भी आपस में लड़ पड़े हैं। लड़ पड़े से मेरा मतलब ऐसे कोई ऐसे लड़ नहीं पड़े, लेकिन ये कि ऐसा कहा जाता है, अम्मा मुहावरा है, समझा करें। तो जी बिल्कुल वो आपस में मतलब उनके ये हुआ है कि स्टेटमेंट दोनों की, एक की कहीं जा रही है और एक की कहीं जा रही है। अब ये सोचना और फैसला करना पब्लिक का काम है कि आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। बिल्कुल। और हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ, और दूसरी न्यूज़ हमारे पास है इसहाक डार साहब को ही लेकर। इसहाक डार साहब का कहना है कि जी पेट्रोलियम की मसनूआत में यानी कि पेट्रोल की कीमत में हम कमी करने जा रहे हैं, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक की कमी कर दी जाएगी। अब एक तरफ पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट होते हुए तो नहीं नज़र आ रहे मेरा ख़्याल है, और या फ़िलहाल इस तरह का कोई चूरन खिलाया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये जितने भी लोग हैं
जो मिनिस्टर बन गए हैं इत्तेफाक से या गलती से या वैसे ही, या इनके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था या हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो इन लोगों को ये जरूर चाहिए कि आपस में बात कर लिया करें कि ऐसा है कि वीडू मैं ये स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, तो तुमने क्या दिया है, तो आपस में मिल बैठ के बात करके और तब ही स्टेटमेंट देना चाहिए। वरना एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, और फिर आपस में एक दूसरे के साथ जब मैच नहीं होती बातें, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, हम आगे चलते हैं और अगली न्यूज हम आपको देंगे, और वो है जी फवाद चौधरी साहब, यानी कि आप सबके फेवरेट डब्बू जी। हाँ जी, डब्बू जी का कहना ये है कि अप्रैल से लेकर अभी तक जो है वो इनकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या थे, पता नहीं थे कि हैं कि क्या है, उनको सैलरीज नहीं मिली हैं। साथ साथ जी फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है कि लगता है कि ये गवर्नमेंट वो पैसे कहीं निकाल के खा ना गई हो। मतलब ये कि ये इल्जाम भी फवाद चौधरी की तरफ से आ गया है कि हो सकता है कि ये पैसे लेकर और इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी है वो खा पी गई हो। खा पी गई से मुझे याद आया शेख रशीद साहब का। जी हाँ, ये देखिए क्या चिकन खा रहे हैं, चिकन बिरयानी खा रहे हैं। शेख रशीद साहब का कहना है कि 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि मकसद है कि ये तो कमाल ही हो गया, यानी कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इंपॉर्टेंट है। मगर क्यों ये नहीं बताया शेख साहब ने। हो सकता है कि चिकन के प्राइस बढ़ने लगे हो, क्योंकि शेख साहब को चिकन बिरयानी बहुत पसंद है। लेकिन ये कि इस किस्म की स्टेटमेंट या इस किस्म के ऐलानात जो हैं वो शेख साहब पहले भी करते रहे। आजकल जी फुटबॉल चल रहा है, और फुटबॉल फुटबॉल हर कोई फुटबॉल कर रहा है। तो हमने देखा कि जी बिल्कुल हमारे जो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ये देखिए जी परवेज खटक साहब फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती जी, इंडिया में भी राहुल गांधी जी भी फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब ये कि आजकल हर तरफ फुटबॉल का बुखार है, और जल्दी वैसे खत्म भी होने वाले हैं ये टूर्नामेंट, और देखते हैं ये मैचेस जो है वो आखिर में कहाँ जाके कौन जीतता है। मगर हम चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज है जी हमारे पास, ये हमारे जी फारूक एच नाइक। फारूक एच नाइक जो है वो पहले रह चुके हैं जी सेनेट के चेयरमैन। उनका कहना है कि जी हम हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा, लेकिन अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर बंदूक उठाई है। यानी ये कहना है फारूक एच नाइक साहब का। तो जी सर, आपको ये भी पता होगा कि हमने क्या क्या किया अफगानिस्तान के साथ, हमने किस तरह से डॉलर पकड़े, और फिर उसके बाद हमने जंग लड़ी, दहशतगर्दी की। और वो बात मुझे लगता है अफगानिस्तान के लोगों को समझ आ गई। हमारा ख्याल था बहुत ही सीधे हैं यार, पठान तो वैसे ही बड़े सीधे होते हैं, लेकिन ये बड़े तेज निकले। इन्होंने हमें पहचान लिया। इनको ये भी समझ आ गई कि जी हमने डॉलर पकड़े हैं, उसके बाद हमने क्या किया। ये भी बार बार कहा गया कि जी टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो वहां पे गवर्नमेंट बना रहे हैं वो दोनों एक ही हैं। मगर यहाँ पे कोई मान ही नहीं रहा था, कह रहे थे नहीं जी वो अलग है और ये अलग है। इवन शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, बल्कि इमरान खान साहब का भी कहना था कि अगर तालिबान की गवर्नमेंट आ गई तो वो टीटीपी को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जी अब जाके दोनों एक ही हैं, ये बात मान चुके हैं पाकिस्तान के लोग भी। और अब इनको लग रहा है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, और टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने एक तरह से जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान का वहां पर हल्ला मचा के रखा हुआ है। लेकिन इस हल्ले के बीच में हमने सोचा कि यार इधर तो हम कुछ बात कर नहीं पा रहे, क्यों ना हम भारत की तरफ बात कर लें। और इसीलिए भारत की तरफ रुख हो गया है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि वो उर्दू वाला फॉरेन भी हो सकता है, इसलिए कि हमने इनको फॉरेन ही मिनिस्टर बना दिया। तभी तो बेचारे उनको समझ भी नहीं आई थी हो क्या रहा है। गवर्नमेंट बनी है, अभी इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, अभी ये गवर्नमेंट बनी है, लेकिन उसके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को। और फॉरेन मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हाँ जी उसामा बिन लादेन यहाँ पर था, लेकिन बात सारी ये है कि उन्होंने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको एक बार फिर उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया। उन्होंने कहा जी बुच्चर, उन्होंने कहा कि जी गुजरात का बुच्चर कहा। और इस किस्म की बातें उन्होंने करके एक बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मिच्योर नहीं हुए हैं, और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई है। और यकीनन मोदी जी सोच रहे होंगे कि करें तो करें क्या। उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि जी जो उनके यानी कि पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की तरफ से आप सब जानते हैं डॉक्टर जयशंकर को,
डॉक्टर जयशंकर से जब टेररिज्म के ऊपर सवालात किए गए यूनाइटेड नेशन में, जो अभी एक चल रहा है वहां पे इजलास चल रहा था उसके ऊपर, और कई दूसरे क्वेश्चंस किए गए टेररिज्म को ही लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये आप गलत फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आप मुझसे नहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। तो इसके बाद क्या सोचा था कि क्या होगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, सरदार खुश नहीं हुआ, सरदार ने शाबाशी भी नहीं दी, बल्कि सरदार यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एकदम से फायरिंग का, जैसे कहते हैं ना कि अपनी गन सीधी की और टक 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 सारे इल्जामात भारत के ऊपर लगा दिए। लेकिन बात सर ये है सर, ऐसा कर देने से दुनिया मान नहीं जाएगी। वो जो हिलरी क्लिंटन आई थी, उन्होंने कहा था कि जी अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। वो उन्होंने इंडिया को नहीं कहा था सर, वो उन्होंने हमें ही कहा था। और अब इस किस्म की बातें करके आप जो है सिवाय इसके टर्म्स को और खराब कर रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात आप लगा रहे हैं यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पे, मेरा ख्याल है ये आपको शोभा नहीं देता। आपको टर्म्स को बेहतर करना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स जा रही हैं और उसके जवाब में इंडिया से भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले चुप करके बैठे हुए, उधर से भी उसी तरह की झुमती झामती इसी किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तान को वापस कर दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के लोगों को थोड़ा सा मिच्योर हो जाना चाहिए। इंडिया तो है ही, लेकिन हमारी तरफ से जो है थोड़ी सी मिच्योरिटी दिखाने की जरूरत है और इस किस्म के स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारी आजकल की जो गवर्नमेंट है उनको। साथ साथ जी हम आपको ये भी बताते चले कि जी इमरान खान साहब ने तो कल किया, हमने आपको बताया था कल के, कहा है कि जी जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है वो जनरल बाजवा ने जो किया है वो तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। इसके ऊपर बाजवा साहब ने कहा होगा, आई मेरा बच्चा नुकसान कर दिया मैंने, आई आई मेरी बेबी, ये जरूर कहा होगा बाजवा साहब ने, मुझे यकीन है, क्योंकि बाजवा साहब बहुत प्यार करते हैं इमरान खान साहब से और इसका उन्होंने हमें कई बार सबूत भी दिया है। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बार बार इंडिया को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, बार बार वो इंडिया की तरफ अटैक कर रहे हैं, कभी उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बोल रहे हैं और कभी गलत सलत स्टेटमेंट वो रशियन ऑयल के बारे में दे रहे हैं। अब दोनों में से किसकी बात सही है रशियन ऑयल को लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने इस बात को गलत करार दे दिया है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे जी हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं अजहर अली साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। इसके ऊपर उनसे कई किस्म के मीडिया ने सवाल किए, जिसमें ये भी था कि पिछले दिनों उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, क्या उसका रीजन ये है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है और वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक लेवल पर क्रिकेट खेलते रहेंगे, यानी कि वो कंप्लीटली क्रिकेट को नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं एक बार फिर बिलावल भुट्टो की तरफ, और यहाँ पर भी बिलावल भुट्टो साहब ने यही बात की है कि हम रशिया से सस्ता ऑयल नहीं ले रहे। मतलब ये कि क्या हो रहा है यहाँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और ये सारी बातें सुनकर खान साहब प्लास्टर समेत अपनी टांग पे खड़े हो गए। जी हाँ, ये देखें खान साहब आप खड़े भी होने लगे, और खान साहब की टांग में किस तरह से पट्टी लगी है वो भी मैं आपको बता दूं। मगर खैर हम यहाँ से चलते हैं एक वीडियो की तरफ और हम आपसे फिर बात करते हैं। मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि वो पाकिस्तानी, वो आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए निकला हुआ हूं, अपनी कौम के लिए, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि खान साहब अगर खुदा ने आपको सब कुछ दे दिया है, आपके पास सब कुछ है, तो सर फिर घड़ियां चुराने की क्या जरूरत थी? फिर हर चीज ही है तो फिर घड़ी पे आप क्यों चले गए? लेकिन खैर ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि आपको ये पता लगे कि मुल्ला और साइंस, बहुत दिनों से भाई मैं किसी वीडियो की तलाश में थी, मुझे कोई वीडियो मिल जाए जिसमें मुल्ला ने जो साइंस के बारे में बात की हो। पहले तो बहुत करते थे, आजकल कम कर दिया ना। पहले तो हमारी एक सीरीज चली थी और ऑलमोस्ट 10 से 12 एपिसोड मैंने बनाए थे मुल्ला और साइंस पे। बहरहाल दुआ हमने की कि हमें कोई वीडियो मिल जाए और आखिरकार हमें मिल गई, और इसमें मुल्ला बता रहे हैं कि बिल्ली कैसे पैदा हुई। ये सुनिए। हज़रत नूह अला नबीना वलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया
تو ان سوار ہونے والوں میں ایک چوہا بھی تھا. لوگ اس بات سے ڈرنے لگے کہ جو اناج اور جو چیزیں ہم نے کشتی میں سوار کی ہیں، چونکہ چوہے کی فطرت ہے کترنا، تو یہ تو اس کو اناج کو خراب کر دے گا. تو اس وقت وہاں پر موجود ایک دوسرا جانور درندہ شیر، اس کو چھینک آئی. اس کے چھینک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو پیدا کیا. یہ بلی کو دیکھ کر چوہا ڈرنے لگا. اس ڈر کے مارے وہ ایک جگہ پر دبک کر بیٹھ گیا اور ہر طرح کی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. جی، یہ تھے وہ ملا جو بتا رہے تھے کہ بلی کیسے پیدا ہوئی. اور اگر آپ لوگوں کو کوئی شک ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دوبارہ. ایسے نمونے آپ کو پاکستان میں بہت ملیں گے. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی پاکستان نے امریکہ میں اپنی ایک ایمبیسی جو ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جی ہماری چیزیں ہم بیچ دیں جو مرضی کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہم بیچ رہے ہیں. بس بیچ رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں. تو جی ویسے تو دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں جو اور کہیں نہیں ہوتی. تو بالکل جی ایمبیسی جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایمبیسیز دنیا میں ایسی ہیں پاکستان کی جن کو سیلریز نہیں دی گئی ہیں. اور اب سنا گیا ہے کہ جی تھوڑے سا فنڈ ریلیز کیا ہے لیکن سب کو ابھی تک سیلریز نہیں ملی. ریڈیو پاکستان اور اے پی پی یعنی کہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، ان دونوں کو بھی یعنی کہ ریڈیو پاکستان اور اے پی پی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان، ان دونوں کو بھی جو ہے وہ سیلریز کئی مہینے سے نہیں ملی ہے. اور اس وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہے شور مچانے. حالانکہ آرام سے بیٹھنا چاہیے بھائی، اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہو گیا، پیسے ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا نا. پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہے، اگر ان کو 3-4 منتھس کے لیے سیلریز نہ ملے تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. باقی تو ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ اسلام کی طاقت ہونی چاہیے آپ کے پاس. آپ نے یہ ملک بنایا ہے اور یہ ملک آپ نے اسلام کے زور پہ بنایا ہے، اور یہ ملک آپ نے رمضان میں بنایا ہے اور آپ نے ہندوؤں کو شکست دی تھی. اور یہ ساری باتیں آپ یاد کیا کریں، یہ ساری باتیں اپنے دماغ میں آپ بار بار ریپیٹ کیا کریں کہ جی آپ نے کس طرح سے 14 اگست کو پاکستان 1947 میں کریٹ کیا. اور اس کے بعد آپ میں وہ طاقت آ جائے گی کہ آپ بغیر سیلری کے بھی کئی مہینے رہ سکتے ہیں. اور اس میں اتنا زیادہ ہلہ کرنے کی، اتنا زیادہ بھنگڑے ڈالنے کی، اتنا زیادہ ناچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. ہم ویڈیوز لاتے رہیں گے. سال ختم ہونے لگا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہر دن آپ کے لیے ہنستا مسکراتا ہو اور اچھا ہو. بہت شکریہ. تھینک یو.